हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आ गई हैं। नोटिफिकेशन डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गया है। तो डिटेल्ड विज्ञापन मतलब विस्तृत विज्ञापन में हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है कि एग्जाम सेंटर, फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज की क्राइटेरिया, हर चीज अच्छे से लिखी होती है। तो डिटेल्ड विज्ञापन आने के बाद मैं एक वीडियो हमेशा बनाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड भर्ती है, 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। परमानेंट पोस्ट है, सभी के सभी परमानेंट पोस्ट रहेंगे। स्नातक किसी भी विषय से मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, कम से कम ग्रेजुएट होना होगा, स्नातक होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से। और सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपने ही स्टेट में जॉब मिल जाएगी। आपको किसी भी दूसरे स्टेट में जाने का स्ट्रेस, टेंशन नहीं रहेगा। तो जहां से भी आप फॉर्म भरना चाहेंगे वहीं से भरेंगे फॉर्म और वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन हो जाएगी अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कवर होनी चाहिए वीडियो में, वो सारी इंफॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हर राज्य में भर्ती है। सबसे पहले चीज तो है कि जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी में वैकेंसीज हैं। आप देखेंगे सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 36 तक सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कवर हो गए जहां पर वैकेंसीज हैं। तो हर राज्य में भर्ती, ऐसा मौका आपको बहुत कम मिलेगा कि आप स्नातक हैं। हर राज्य में भर्ती आई हुई है, हर स्टेट में भर्ती आई हुई है और स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट भी बनती है मोस्टली। तो इसमें अंडमान एंड निकोबार में अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज पे आपको बस ध्यान देना है। ये लैंग्वेज जो भी लिखा हुआ है ना जिस स्टेट के सामने, और आप इस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, मान लेते हैं आप मध्य प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं और मध्य प्रदेश में हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों आपको आना चाहिए। अगर इसके लिए आपने 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में कहीं पर भी हिंदी एज अ सब्जेक्ट, एज अ पेपर पढ़ा है, हिंदी विषय आपने कहीं पर भी पढ़ा है, फिर तो ठीक है। अगर आपने मान लेते नहीं पढ़ा है तो इसकी एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको टेस्ट देनी होगी। वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा कि मतलब आपको हिंदी आता है इतना। तो अब अगर मान लेते हैं आसाम से आप फॉर्म भरते हैं, तो आसाम में अभी ऑप्शन दिया हुआ आसामी, बंगाली, बोडो, हिंदी एंड उर्दू शायद बिहार के लिए है, लेकिन ये पार्टीशन करना भूल गए मुझे ऐसा लग रहा है। तो आसामी, बंगाली या बोडो का ऑप्शन दिया हुआ आसाम में। तो इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लिखना, बोलना या पढ़ना। अगर आपको लिखना, पढ़ना या बोलना आता है इसमें से कोई भी एक, और आपने कहीं पर भी 10th में, 12th में कहीं पर भी आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट एज अ पेपर पढ़ा है, फिर तो ठीक है, इसका टेस्ट नहीं होगा। नहीं तो अगर आपने कहीं पे भी ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो एक टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में, मतलब जस्ट उसको क्वालिफाई करना होगा। तो ये सब जो है ना भाषाएं आपको देख लेना, आपको कौन सी भाषा आती है उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन कर लें, है ना। क्योंकि हर स्टेट में तो वैकेंसी है ही, हर यूनियन टेरिटरी में वैकेंसी है ही। तो चलिए, अच्छी बात यही है कि अपने राज्य में है। और अगर एग्जाम के सेंटर्स आप देखेंगे तो इतने सेंटर्स हैं एग्जाम के, बहुत सारे। मेन एग्जाम का सेंटर आप देखें यहाँ पे है, मेन एग्जाम का सेंटर इधर लिखा है। अच्छे खासे नंबर ऑफ सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर भी आपको लगेगा आप प्रेफर्ड अपनी सिटी में जाके एग्जाम दे सकते हैं। ऑप्शंस भी देते ही हैं कि 3 या 5 ऑप्शन देते ही हैं फॉर्म भरते समय। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का, तो मेंस में थोड़े कम है, क्योंकि मेंस में तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही जाएंगे। प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि हर जगह पे 2 से लेके 10-10, 12-12 सेंटर्स बनाए गए हर स्टेट में, हर राज्य में। तो एग्जाम सेंटर्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,277 है, 10,277 पोस्ट है। देखिए, वैकेंसीज कहीं से भी आए वो दिमाग में रखना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन बेसिस पर कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, और अपने राज्य में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, तो वो जरूर फॉर्म फिल कर देना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, क्योंकि देखें भर्तियां वैसे भी कम आने लग गई हैं। अब अगर आप देखें तो ग्रेजुएशन बेसिस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पर वैकेंसीज कम ही आने लग गई हैं। रेलवे की भर्ती तो बहुत सालों बाद आई और फिर पता नहीं आगे का। तो ऐसे में कोई भी अपॉर्चुनिटी है कि ये बैंक का है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। सभी फॉर्म भर दें और सभी एग्जाम देने चाहिए। तो आईबीपीएस जो है, अगर आईबीपीएस की बात करें, शॉर्ट में आईबीपीएस बुलाते हैं, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्तीय संस्था और सार्वजनिक जितने भी बैंक होते हैं उनके द्वारा स्थापित किया हुआ एक ऑटोनॉमस बॉडी या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है उनकी बात भी करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है 1 अगस्त। आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो 1 अगस्त से ही जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है।
मैं मोस्टली जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है उस दिन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के साथ में डिटेल वीडियो बना देती हूँ। 21 अगस्त तक 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एडिटिंग वगैरह का ऑप्शन देंगे इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो वो सितंबर में कभी डेट रखेंगे, और सॉरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर जो है एडमिट कार्ड सितंबर में, प्रीलिम्स ऑनलाइन एग्जाम अक्टूबर में रहेगा, रिजल्ट आ जाएंगे इसके नवंबर में, और मेन एग्जाम नवंबर में होगा, और उसी में नवंबर मंथ में ही इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एंड अलॉटमेंट मिल जाएगी मार्च में, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपको जो फाइनल कंफर्म लेटर मिल जाएगा वो है मार्च 2026 तक आपको पोस्टिंग मिल जाने वाली है। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, कौन कौन से बैंक्स में आपको जॉब, पहले भी मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई थी। आजकल पहले तो न्यूज़पेपर वगैरह में शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही आ जाते हैं, तब भी मैंने बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कहीं एक आपको जो है किसी एक जॉब लोकेशन पे आपको काम करने का, मतलब किसी एक बैंक में आपको पोस्टिंग मिलेगी। डिपेंड करता है कि देखिए अभी स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज्यादा नहीं रहती है इनकी। अभी जो पोस्ट है वो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, जिसे क्लरिकल कैडर में रखते हैं। तो क्लरिकल कैडर में भी स्टार्टिंग में देखें सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैंक में आपको बहुत तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको अगर आप लोन ही लेते हैं, मोस्टली हर कोई आजकल लोन लेता है, तो लोन आपको बहुत कम रेट पे लोन अवेलेबल, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं बैंक में काम करने के। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी स्टार्टिंग में सैलरी 44,000 तक हो सकती है, और फिर प्रोविडेंट फंड ये वो मिला के 50,000, जो कि आपके हाथ में तो 50 नहीं आएगा बट कट होता है। जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहता है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड रहता है, 5 ईयर्स हो जाते तो ग्रेचुइटी भी होता है, कई सारी चीजें तो जो है ना कट हो जाती हैं, तो वो हाथ में नहीं आएंगी, पर 44,000 तक आपको मिलेगा। सिंस रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर इन पब्लिक सेक्टर बैंक इज डन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, तो मतलब स्टेट वाइज ही मेरिट लिस्ट बनेंगे ना, फिर इसका मतलब है, या यूनियन टेरिटरी जो भी है, तो आप किसी एक में ही अप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीपल या एक से ज्यादा जगह पे आपको अप्लाई नहीं करना है। एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए, एक से ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक ही जगह आपको चूज करके अप्लाई करना है। उसके लिए आप भाषा जरूर देख लें, आपने पढ़ा है तब तो टेस्ट होगा ही नहीं ना। अगर पढ़ा है भाषा है, कभी कहीं कोई भाषा पढ़ी उस लिस्ट में जो दिया हुआ है, तो वो तो टेस्ट आपको देना ही नहीं है। और अगर भाषा वो लैंग्वेज कहीं पढ़ा नहीं, ना 10th में, ना ग्रेजुएशन में, ना 12th में कहीं, तो क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक टेस्ट आपको लैंग्वेज का देना होगा। एज की बात कर लेते हैं। एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए। अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 28 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। इसमें एज के लिए आपको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे बता दिया, अगर एज बॉर्डर लाइन पे होता है तो मोस्टली कैलकुलेट करने में तकलीफ होती है, तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए 2 डेट दे दिया, इस डेट के बीच में कहीं पर भी, या इस दोनों डेट पर, इन दोनों डेट में पर भी है किसी का, या इन दोनों डेट के बीच कहीं भी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आप जनरल कैंडिडेट हैं, यू आर जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है एज वाइज। SC/ST कैंडिडेट हैं तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 20 से 33 वर्ष तक के, 20 to 33 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट एलिजिबल है। ओबीसी सभी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को सिर्फ तो 20 to 31 ईयर्स तक के नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। पीडब्ल्यूडी सभी जो जनरल कैंडिडेट मिनिमम 10 साल की छूट मिलती है, तो 20 से 38 20 to 38 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी मिनिमम। बाकी एक्स सर्विस मैन अगर फीमेल कैंडिडेट है तो विडो अगर है या फिर डाइवोर्सी वीमेन है तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है। जो महिलाएं डाइवोर्सी या विडो है उनके लिए 20 to 35 ईयर्स जनरल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रखा गया एज लिमिट। अगर ओबीसी है तो 20 to 38 ईयर्स एज लिमिट रखा गया। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 20 to 40 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। तो ये एज की क्राइटेरिया हो गई। चलिए अभी सभी महिलाओं, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर सभी महिलाएं अगर पूछती हैं कभी कोई कि सभी फीमेल्स के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में पूरा, अभी ये तो बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट, इसमें मेन चीजें ही कवर करेंगे। फीस की डिटेल कवर करेंगे और इसके बाद कवर करेंगे कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं वगैरह।
एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी मैं वीडियो में आपको बता देती हूँ। तो अगर SC ST PWD एक सर्विसमैन DESM कैंडिडेट है तो 175 रुपीज टोटल मिला के, जिसमें GST पहले से इंक्लूड किया हुआ, तो 175 रुपया फुल एंड फाइनल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अगर जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो 850 रुपीज 850 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें कोई भी रिलैक्सेशन फिर और किसी को नहीं है, फीमेल कैंडिडेट को अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। भाषा एक लैंग्वेज टेस्ट सिर्फ उनके लिए होगा जिन्होंने वो लैंग्वेज स्टेट के सामने जो लैंग्वेज लिखा है वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है एज अ पेपर, एज अ सब्जेक्ट, कहीं पढ़ा ही नहीं है, कहीं प्रूफ ही नहीं है उसका, तब वो क्वालिफाई करने के लिए एक लैंग्वेज टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रीलिम्स जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें इंग्लिश पूछेंगे तो वो तो इंग्लिश में पूछेंगे। अच्छा, इसमें जो टाइम अलॉट करते हैं वो सेक्शन वाइज करते हैं कि मतलब इतने टाइम में आपको ये सेक्शन खत्म करना है, ओवरऑल टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये सेक्शन खत्म हो गया, आपने सॉल्व नहीं किया, लिखा, आंसर नहीं लिखा, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा 20 मिनट्स के बाद। तो ये इसमें थोड़ा सा अलग और हार्ड लग सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स आपको जो है दिए जाएंगे, 1 घंटा। इसके बेसिस पे ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी। कट ऑफ मार्क्स तो रखते हैं बट फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग तो, मेन एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी रहेगा, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है तो थोड़ा आपको फाइनेंशियल जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग का अवेयरनेस होना चाहिए। तो वो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट्स, अलग अलग सेपरेट टाइम स्लॉट देंगे, मतलब जो सेक्शन का जितना टाइम उतने में आपको फिनिश करना है। जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 155 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के, एंड 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। सेंटर्स तो मैंने आपको बता दिया कि सेंटर्स बहुत सारे दिए हुए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ अभी आप पूछेंगे कि एग्जाम किस किस, अब देखें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। अगर आप आंध्र प्रदेश से एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आंसर करने को, हिंदी में भी मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने और आंसर करने को। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप तेलुगु में ही पढ़ें क्वेश्चन और आंसर करें, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी चीज है कि आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। आप हिंदी से भी कंफर्टेबल नहीं है तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है कि चलो ठीक है, कर्नाटका में कन्नड़ा ऑप्शन दे दिया है, कन्नड़ा में पढ़ाई की है, मीडियम में पूरा कन्नड़ा ही समझ में आ रहा है, तो आप यू कैन रीड द क्वेश्चन इन कन्नड़ा लैंग्वेज एंड राइट द आंसर्स इन कन्नड़ा। तो ये बहुत अच्छा है। पेज 17 को पूरा, पेज नंबर 14 को यहाँ पे अच्छे से चेक करें। आप अपने हिसाब से मीडियम ऑफ एग्जाम चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही नहीं है आंसर करने के लिए और पढ़ने के लिए क्वेश्चन, और भी बहुत सारे हैं। जैसे दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव में इंग्लिश का भी ऑप्शन है। हिंदी, गुजराती, मराठी एंड कोंकणी में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं आंसर क्वेश्चंस और आंसर कर सकते हैं। तो ये भी इसमें अलग रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये अलग टाइप का है। बहुत सारे इसमें जो है ना आपको एग्जाम देने में सुविधा हो रही है, तो ये आपको देखना है। तो पेनाल्टी जो है रॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे तो वो प्रीलिम्स एंड ऑनलाइन मेन एग्जाम दोनों के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, 1/4 मार्क्स जो है ना डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर पे। अगर गलत आप आंसर कर देते हैं, कोई आंसर आपने छोड़ दिया तो नो आंसर इज मार्क्ड, मतलब आंसर आपने छोड़ा है, किया ही नहीं आंसर, तो फिर उसकी कोई नो पेनाल्टी, नो आंसर नो पेनाल्टी। रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क्स कट होगा, मीन्स 4 रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स कट हो जाएगा। अब इसमें और कुछ लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो हो गया, एग्जाम सेंटर हो गया, और कंप्यूटर के लिए भी कुछ ऐसा ही बताया कि कंप्यूटर, अच्छा एलिजिबिलिटी तो एनी ग्रेजुएट मैंने आपको दिखाया नहीं, वो भी दिखा देती हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 21 अगस्त 2025 तक, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या डिग्री या बैचलर डिग्री जो भी आप बोलते हैं, स्नातक की डिग्री, और वो वैलिड होना चाहिए, मतलब फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप लास्ट रजिस्टर करेंगे उस दिन आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। वैलिड मार्कशीट होना चाहिए या फिर डिग्री सर्टिफिकेट, कुछ तो एक होना चाहिए। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर, तो बस ग्रेजुएशन मांगा है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, दूसरा भी
द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी शुड बी प्रोफिशिएंट इन राइटिंग रीडिंग। ये मैंने 10-12 बार बता दिया है आपको कि आपको वो आना चाहिए। और कंप्यूटर के लिए बोलेंगे, अगर कंप्यूटर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है कहीं पे भी, हाई स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी पढ़ा है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर एक सर्टिफिकेट लगेगा। अगर पढ़ा है कहीं पे भी, जैसे हमारे स्कूल में था, 10th में भी था, 12th में भी था, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट तो था ही, तो मोस्टली सब जगह कंप्यूटर एक सब्जेक्ट रहता ही है, तो फिर अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं ही पढ़ा है कहीं पर भी कंप्यूटर, इन दैट केस आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी सर्टिफिकेट एक कंप्यूटर का चाहिए होगा। तो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही सबसे पहले रीसेंट अपडेट में ही इन्होंने दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो एक बार क्लिक किया आपने तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप एप्लीकेशन करेंगे रजिस्टर करके, और यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है जो मैं आपको पढ़ के बता रही थी। तो इसको एक बार अप्लाई ऑनलाइन वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने कभी रजिस्टर नहीं किया है तो ये यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद फिर सारी प्रोसेस लॉग इन करेंगे। रजिस्टर होने के बाद लॉग इन करेंगे। अगर आपको कुछ हाउ टू अप्लाई, ये सारे यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है इसको डाउनलोड कर करके पढ़ सकते हैं। आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।